नमस्कार, GTPL न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं शुभांगी। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। महाराज बाग में वन्य प्राणियों के लिए लगे हीटर 3 बाघों और तेंदुओं के पिंजरे में लगाए, ठंड से बचाने की व्यवस्था। संत श्री हरिराम बप्पा हुए पंचतत्व में विलीन, कल कलमेश्वर में दी मुखाग्नि, हजारों भक्त उमड़े आखिरी दर्शन के लिए। और तापमान में आई गिरावट, घने कोहरे के कारण रोजाना ट्रेनें पहुंच रही लेट। गिरते तापमान से जहां जनजीवन और दिनचर्या प्रभावित हो रही है, वहीं वन्य प्राणी भी इससे अछूते नहीं। महाराज बाग चिड़ियाघर में सोमवार को वन्य प्राणियों को कड़कड़ाती ठंड से बचाने के लिए हीटर लगाए गए हैं। शहर का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। इस कड़कड़ाती ठंड में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शाम होते ही लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। वहीं वन्य प्राणी भी इससे अछूते नहीं हैं। महाराज बाग के चिड़ियाघर में सोमवार को वन्य प्राणियों को ठंड से बचाने के लिए हीटर लगाए गए हैं। शीतलहर से वन्य प्राणियों की सुरक्षा दिलाने के लिए प्लास्टिक के बोरों का सहारा भी लिया गया है। महाराज बाग में कुल 8 तेंदुए और 4 बाघ हैं। सोमवार को चिड़ियाघर बंद रहने के कारण पिंजरे के बाहर 6 इलेक्ट्रॉनिक हीटर लगाए गए हैं। 3 हीटर तेंदुए के पिंजरे के सामने लगाए गए हैं और 3 बाघ के पिंजरे में। गौरतलब है कि तेंदुए का पिंजरा नाग नदी के किनारे होने के कारण यहाँ ठंड ज्यादा होती है, रात में अधिक महसूस होती है। ठंडी हवा से राहत पहुंचाने के लिए प्लास्टिक के बोरे भी लगाए गए हैं। बहरहाल बाघों और तेंदुए को ठंड से राहत दिलाने का ये काम काफी सराहनीय है। कैमरा पर्सन आकाश वाह के साथ शमानन तायड़े, GTPL न्यूज 24 के लिए। जलाराम सत्संग मंडल के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत संत श्री हरिराम बाप्पा सोमवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। रविवार को गुजरात में पूजा करते समय वो गिर पड़े और वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए। उन्हें गुजरात से नागपुर लाया गया और कलमेश्वर के MIDC परिसर में मुखाग्नि दी गई। भजन करो भोजन कराओ के तत्वों को सिखाने वाले संत श्री हरिराम बाप्पा सोमवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। छोटे जलाराम बाप्पा के नाम से प्रख्यात संत श्री हरिराम बाप्पा के निधन का समाचार मिलते ही संपूर्ण गुजराती समाज में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बाप्पा का निधन रविवार को सुबह करीब 8:30 बजे उनके जन्म स्थान गुजरात के राजकोट जिले में जलदन गांव में हो गया, जिसके बाद उन्हें गुजरात से नागपुर स्पेशल प्लेन से लाया गया और फिर नागपुर से कलमेश्वर के MIDC परिसर में ले जाकर मुखाग्नि दी गई। इस अंतिम यात्रा में समूचे भारतवर्ष से लोग आए थे, जिन्होंने श्री संत हरिराम बाप्पा के आखिरी दर्शन किए। मंडल नागपुर एवं श्री जलाराम प्रार्थना भवन जलाराम मंदिर के प्रणेता, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, विश्ववंदनीय संत शिरोमणि परम पूज्य हरिराम बाप्पा का गुजरात के अमरेली में स्वर्गवास हुआ है, निधाम पधारे है। पूज्य बापा का जन्म गुजरात राज्य के सौराष्ट्र विभाग के जसदण में विक्रम संवत 1990 श्रावण बदी त्रयोदशी दिनांक 6 सितंबर 1934 को हुआ। मातु श्री कुंवरबेन की कोख से जन्म हुआ एवं बापा के पिता श्री कांजीभाई पुंजाभाई ठकराल थे। 6 भाइयों का परिवार, जिनमें सबसे बड़े श्री रतिलाल भाई, श्री मगनलाल भाई, श्री मनसुखलाल भाई, फिर पूज्य श्री हरिराम बापा, श्री शांतिलाल भाई एवं श्री भाईलाल भाई महाराष्ट्र के नागपुर शहर में अगरबत्ती व्यवसाय के जन्मदाता रहे हैं। विदर्भ से विदेश तक इनकी अगरबत्ती की सुगंध प्रसरी हुई है। वर्तमान में श्री रतिलाल भाई के सुपुत्र श्री घनश्याम भाई, श्री हसमुख भाई, श्री भरत भाई, श्री मगन भाई के सुपुत्र श्री सूर्यकांत भाई, श्री मनसुख भाई के सुपुत्र श्री दिलीप भाई, श्री दिनेश भाई, श्री जगदीश भाई, श्री शांतिलाल भाई के सुपुत्र श्री भरत भाई एवं श्री विजय भाई, श्री भाईलाल भाई के सुपुत्र श्री सुशील भाई, श्री उमेश भाई है, जो सभी नागपुर शहर में अगरबत्ती का उत्पादन एवं व्यवसाय करते हैं। सभी भाइयों की एवं उनके सुपुत्रों की बेटियां पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। पूज्य बापा का सूत्र जलाराम बापा के समान ही भजन करो और भोजन कराओ का रहा है। पूज्य बापा जन्म से ही ब्रह्मचर्य का आजीवन उन्होंने पालन किया है। पूरा दिन 24 घंटे 365 दिन हरिस्मरण। पूज्य बापा ने नागपुर में मंदिर बनवाकर यहाँ पर सदाव्रत अन्न क्षेत्र शुरू किया है, जो पिछले 35-40 वर्षों से अविरत चालू है।
मुखाग्नि के बाद सभी लोगों ने आदरांजलि दी और इस समय लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि संत श्री हरिराम बापा के वैकुंठ प्रस्थान के बाद संत समाज का और आध्यात्मिक जगत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उनकी याद हमेशा सबके मन में रहेगी। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ प्रकाश शुंकलवार की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए। महानगर पालिका की ओर से महिला उद्योजिका सम्मेलन 2014-15 का आयोजन 28 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच कस्तूरचंद पार्क मैदान में किया गया। सम्मेलन के दौरान महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए विविध स्पर्धाओं का भी आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महिला उद्योजिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापारी संकुल का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके लिए महानगर पालिका को प्रयास करना होगा। राज्य सरकार भरपूर मदद करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने रविवार को कस्तूरचंद पार्क में महिला उद्योजिका सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर यह घोषणा की। महानगर पालिका के समाज कल्याण विभाग, महिला व बाल कल्याण समिति के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के तौर पर केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लों उपस्थित थे। महापौर प्रवीण दटके ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। फडणवीस ने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से महिला बचत समूहों व उद्योजिकाओं को मंच उपलब्ध हुआ है। चीन में सभी प्रकार की वस्तुएं एक जगह उपलब्ध कराने के लिए मॉल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। उसी तर्ज पर महानगर पालिका को भी महिला उद्योजिकाओं के लिए स्थायी मंच उपलब्ध कराने के लिए व्यापार संकुल का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए महानगर पालिका को जगह सुनिश्चित करनी चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा कि किसी भी उद्योग में टिके रहने के लिए उत्तम गुणवत्ता, पैकिंग तथा समय पर उपभोक्ता तक उत्पाद पहुंचाने के 3 सूत्रों को आत्मसात करना होगा। आने वाला समय कौशल और गुणवत्ता का ही है। ये नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक का हमारा उद्योजिका मेळावा है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण रोजाना ट्रेनें लेट हो रही है। इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से आने वाली ट्रेनों पर पड़ रहा है। ट्रेनें घंटों लेट हो रही है। देश में चल रहे घने कोहरे के कारण ट्रेनें लेट चल रही हैं और इन लेट ट्रेनों के कारण यात्रियों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से लोको पायलट को सामने के सिग्नल देखने में परेशानी हो रही है और उसकी वजह से सुरक्षा की दृष्टि से मुख्यतः दिल्ली और अन्य मार्ग की ट्रेनें धीमी गति से चल रही है। शहर में ट्रेनें 2 घंटे से ज्यादा लेट चल रही है। उत्तर भारत में कोहरे के कारण जो ट्रेन गाड़ियाँ लेट आती है उसी के कारण नागपुर में भी करीब 12 ट्रेनें लेट चल रही है और इसमें 1.25 घंटे से 9.5 घंटे तक गाड़ियाँ यहाँ से जाने वाली गाड़ियाँ लेट चल रही है और फॉग की वजह से इसमें देरी हो रही है। करीब 1 हफ्ते से शहर में जबरदस्त ठंड बढ़ी है, जिसकी वजह से ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को घंटों ट्रेन के इंतजार में स्टेशन में समय निकालना पड़ रहा है। फिलहाल इस मौसम से कुछ दिन और निजात नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ शमानंद तायडे, GTPL न्यूज 24 के लिए। सिंधुदुर्ग में हुई 5वीं राज्य स्तरीय सागरी जलतरण स्पर्धा में शामिल होने गई नागपुर की 14 साल की बेटी रिद्धि परमार की जान बाल बच गई। दरअसल रिद्धि पर स्पर्धा के दौरान समंदर के बीच कुछ खूंखार मछलियों ने हमला कर दिया था, जिनसे मुकाबला कर रिद्धि ने अपनी जान बचा ली। सिंधुदुर्ग जिला जलतरण संगठना मालवण और महाराष्ट्र राज्य हौशी जलतरण संगठना इनके संयुक्त तत्वाधान में 5वीं राज्य स्तरीय सागरी जलतरण स्पर्धा में शामिल होने गई नागपुर की बेटी 14 साल की रिद्धि परमार की जान बाल बच गई। रिद्धि की माने तो इस चैंपियनशिप के दौरान 6 किलोमीटर के दौड़ के लिए समंदर में उतरी रिद्धि पर समंदर की कुछ मछलियों ने हमला बोल दिया, लेकिन साहस की धनी रिद्धि ने बिना डरे इन खूंखार मछलियों का मुकाबला कर खुद की जान बचा ली। मेरा नाम रिद्धि परमार है। मैं नागपुर के NIT क्लब
NIT स्विमिंग पूल के एक्वा क्लब में स्विमिंग करती हूँ। अभी 21 तारीख को सिंधुदुर्ग मालवन में कंपटीशन थी सी स्विमिंग करके, तो उसके एक दिन पहले हम लोग वहाँ पे उसी सी में जहाँ पे कंपटीशन थी वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करने गए थे। तो मेरे एज के हिसाब से जो इवेंट था वो था 3 किलोमीटर। तो मैं गई, तो मैं 3 किलोमीटर तक गई। वहाँ से बोट में बैठा के फिर हमको 3 किलोमीटर तक लेके आए और उसके बाद धीरे धीरे हमको एक एक करके छोड़ा वहाँ से। तो जब मुझे छोड़ा तो मैंने लीड ले ली या फिर कहीं गलत दिशा में चली गई, आई डोंट इवन नो। तो मैं स्विमिंग करने जा रही तो 1 किलोमीटर तक सब ठीक था। तभी मुझे महसूस हुआ कि थाई पे मेरे को कुछ महसूस हुआ कि कुछ पास ऑन हुआ। फिर बाद में एकदम से विदिन अ सेकेंड उसने मेरा पैर के थंब पकड़ लिया अपने दांत से। तो और उस वक्त मुझे लग भी रहा था कि उसके जो ये है दांत है वो उसकी चोंच है वो इतनी बड़ी तो होगी। तो फिर बाद में मैंने कैसे तो भी उससे छुड़ाया वो पैर और मैं सामने निकल गई और 5-10 मिनट तक रुकी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि वो मेरा पीछा कर रही है। इस मामले में रिद्धि की मां भारती ने बताया कि इतने बड़े हादसे के बाद आयोजकों ने रिद्धि परमार के जख्मी हालत के बारे में कोई खास कदम नहीं उठाया। साथ ही अपने क्लब का नाम बदनाम ना हो, इस डर से इन आयोजकों ने रिद्धि के साथ हुए हादसे का इस स्पर्धा के दौरान जिक्र तक नहीं किया। उनके डॉक्टर्स की टीम आई थी फिर हॉस्पिटल में, उन्होंने पूरा उसको देखा। तब तक मैं शिल्पा मैडम जो जांटे हॉस्पिटल की डॉक्टर थी, उन्होंने मेरी डॉटर का पूरा स्टिच वगैरह कर दिया था और ICU में उसको एडमिट कर दिया था। फिर उन्होंने ये बोले आने के बाद ऑर्गेनाइज़र राजू पालकर जो थे और धनंजय फड़के, ये उनके जो हेल्पिंग हैंड्स थे, उन्होंने मुझे बोला कि आई एम सॉरी, गलती हो गई है, दुर्घटना हो गई है, लेकिन इसका जो भी ट्रीटमेंट है ये सब उसका बिल पेमेंट हम करेंगे। आफ्टरवर्ड वो अपने इवेंट के लिए बिज़ी हो गए, दूसरे दिन के इवेंट के लिए। टिल देन आई वॉज ओनली देयर विथ माई डॉटर। 2 दिन तक मैं अपने डॉटर के पास ही थी। फिर जब मैंने उनको बहुत उनके पास गई और उनको बताया कि इसके यानी आपकी तरफ से मैं क्या अपेक्षा रखूं कि ये हादसा होने के बाद आप मुझे किस टाइप का सपोर्ट करेंगे, तब उन्होंने बोला नहीं हाँ, जितना होगा हम करेंगे ऐसा वैसा। लेकिन मैं उस दिन जिस दिन इवेंट हुआ था उस दिन स्टेज के पास गई, पूरा इवेंट ख़त्म हुआ पर उन्होंने मेरे डॉटर के लिए ना ही एक शब्द बोला, ना ही वो न्यूज़ को ओपन किया कि इस इवेंट के दौरान यह हादसा हुआ है। उन्होंने उस बात को छुपाई और अपना इवेंट उन्होंने कैरी ऑन किया। तो मुझे उस बात का बहुत बुरा लगा। और जो नुकसान हुआ है मेरी डॉटर का, उसकी भरपाई मैं किससे लूँ? ऑर्गेनाइजर्स को बोलूँ या कोचेस को बोलूँ जो यहाँ से लेकर गए? ये चीज़ कहना है मुझे। गौरतलब रहे कि इस चैंपियनशिप में रिद्धि का छोटा भाई भी शामिल हुआ था, जिसने अपने बहन की जीत को जारी रखते हुए इस चैंपियनशिप के खिताब पर जीत हासिल कर दी। रिद्धि की मां ने आयोजकों पर आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र भर से आए 1500 स्पर्धकों की सुरक्षा का इस स्पर्धा में कोई प्रबंध नहीं किया गया था। बहरहाल इस हादसे में रिद्धि की ओर से दिखाया गया साहस वाकई में काबिल तारीफ माना जा रहा है। कैमरा पर्सन सुशांत मिश्रा के साथ सनी बोंगाड़े, GTPL न्यूज 24 के लिए। जिले में सड़कों की और पुलों की मरम्मत और सरपंच भवन में सभागृह के निर्माण के लिए 158 करोड़ रुपए निधि की मांग जिला परिषद ने राज्य सरकार से की है, लेकिन उसमें से अब तक 32 करोड़ रुपए ही मिल सके हैं। यह जानकारी जिला परिषद के उपाध्यक्ष शरद डोनेकर ने दी। सभागृह के लिए चाहिए 10 करोड़। आकाशवाणी चौक में जिला परिषद की जमीन है, जिसमें से 65,000 वर्ग फुट जमीन पर सभागृह और लॉन निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए सरकार से 10 करोड़ रुपए देने की मांग निर्माण विभाग ने की है। जिले में मार्ग और पुलों की मरम्मत और सरपंच भवन के निर्माण के लिए जिले में विकास कार्यों के लिए 158 करोड़ की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार ने सिर्फ 32 करोड़ की ही मंजूरी दी है। जिला परिषद के उपाध्यक्ष शरद डोनेकर ने जानकारी देते हुए कहा, 158 करोड़ की सिफारिश राज्य सरकार से की गई थी, लेकिन 32 करोड़ रुपए ही मिल पाए हैं। उन्होंने कहा कि इस अधिवेशन में सभी मंत्रियों से निधि के अभाव की जानकारी दी गई थी। ऐसा जिला परिषद के उपाध्यक्ष ने कहा।
निश्चितपणे जिल्ह्यामध्ये विकास व्हावा म्हणून अनेक प्रकारच्या निधी कमी पडत आहे आणि जिल्ह्यात जर सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर मागे आम्हाला पूर हानीमध्ये 158 कोटी रुपये सँक्शन म्हणजे आम्ही मागणी केली होती, तेवढी हानी झालीच होती आपल्या जिल्ह्यात, पण शासनाकडून फक्त 32 कोटीच मंजूर झाले. उर्वरित निधी मिळाली तर जे पावसामुळे रस्ते खराब झालेले आहे पूर्ण जिल्हाभर ते चांगलं होईल, तर वाहतूक चांगली होईल, तर शेतकऱ्यांना सामान्य लोकांना जाण्यासाठी सोयीचं होईल आणि म्हणून तर राज्य शासनाने दिलं पाहिजे. या अधिवेशनात आम्ही सगळ्यांशीच जेवढेही मंडळी आपल्या इथं आले होते त्या सगळ्यांशी आम्ही संपर्क केला, सगळ्यांना पत्र दिले, सगळ्यांना व्यक्तिगत भेटलो. पण आता मंत्रिमंडळ आता पुढे काय निर्णय घेते ते त्यांच्यावर डिपेंड आहे. आमच्या रीतसर सगळ्या मागण्या झालेल्याच आहेत. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहासाठी इमारतीसाठी काहीतरी निधी कमी पडत आहे अशी माहिती समोर आली. जिल्हा परिषदच्या इमारतीसाठी जी 18 मीटिंग झाली, काय नाही म्हणजे कुठली मीटिंग होती आणि नाही तिथं आमची नेहमीसारखी मासिकच मीटिंग असते, त्याच्यात काही विषय नाही. नाही बैठकीमध्ये रेग्युलर मीटिंगमध्ये जे कामं अपूर्ण आहे जिल्ह्यात निधी सँक्शन झालेलं आहे, काही अनेक कामाचे वर्क ऑर्डर झालेले नाही, काही कामं कॉन्ट्रॅक्टरच्या चुकीमुळे अडकलेले आहे, काही टेंडरमुळे अडकलेले आहेत, तर ते लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे. म्हणजे मार्चच्या पहिले पूर्ण झाले तर कॉन्ट्रॅक्टर लोकही फ्री होतात, संबंधितांना न्याय पण मिळतो, रोड पण होतात आणि इकडे जे क्लिअरिंग करायला बरं होतं. 9 महिने इथं काही कामं होत नाही समजा आणि मग शेवटच्या 2-3 महिन्यामध्ये घाई होऊ नये म्हणून ते कामं लवकरात लवकर व्हावी याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहे. काही सुरू आहे फवारणी वगैरे, काही दवाई मारणं हो, आरोग्याच्या संदर्भात जर केलं असेल तर ज्या ज्या भागात डेंग्यूचा प्रादुर्भाव होता आपल्या जिल्ह्यात आणि जिथून जिथं आम्हाला फीडबॅक मिळतो आहे तिथे संबंधित PSC आणि ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून जिला परिषद के विकास कार्यों के लिए 158 करोड़ की मांग की थी राज्य सरकार से, लेकिन उनके हिस्से में सिर्फ 32 करोड़ रुपए की निधि ही आई है, जिसके बाद और कुछ दिनों तक जिला परिषद को विकास के कामों के लिए रुकना पड़ेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है. कैमरा पर्सन सुशांत के साथ शमानन तायड़े, GTPL न्यूज 24 के लिए. चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर. महाराज बाग में वन्य प्राणियों के लिए लगे हीटर 3 बाघों और तेंदुओं के पिंजरे में लगाए, ठंड से बचाने की व्यवस्था. संत श्री हरिराम बप्पा हुए पंचतत्व में विलीन, कल कलमेश्वर में दी मुखाग्नि, हजारों भक्त उमड़े आखिरी दर्शन के लिए. और तापमान में आई गिरावट, घने कोहरे के कारण रोजाना ट्रेनें पहुंच रही लेट. खबरों में फिलहाल इतना ही. आप देखते रहिए GTPL न्यूज 24. नमस्कार.